मित्रों क्या है कि ज्योतिष का जो विज्ञान है हम लोगों का भारत का सनातन जो विज्ञान है वो ज्योतिष विज्ञान है। और ज्योतिष विज्ञान ही जो है दुनिया का पहला विज्ञान है, इस मानव सभ्यता का पहला विज्ञान है। और आजकल का जो विज्ञान है ये सब जो है ज्योतिष की नकल किया हुआ विज्ञान है। पहले तो इस चीज को आप समझ लीजिए। उसका बहुत ठोस कारण है, एकदम जेन्युइन कारण है। उसका कारण ये है कि जो हम लोगों का ये ज्योतिष है वो वेदों से लिया गया है। तो अब वेद जो है आज की डेट में हम लोगों का तो मानना है कि वेद जो है हजारों लाखों साल पुराने हैं सनातन धर्म के हिसाब से। लेकिन अगर आजकल का विज्ञान माने, आजकल की कार्बन डेटिंग माने, आजकल के देशों जो हैं उन लोगों की बात मानी जाए तो भी वो भी यही कहते हैं कि कम से कम जो ये वेद हैं वो 10 से 20,000 साल पुराने हैं। मतलब वो लोग इस बात पे एग्री करते हैं। और 10 से 20,000 साल पहले आप सोच लीजिए दुनिया में विज्ञान कहाँ था। और आज जो हो रहा है वो सारी चीजें वो ज्योतिष में सब बताई गई हैं, ग्रहों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में। और वही सारा विज्ञान चुरा चुरा के आज वेस्टर्न जो है एक बहुत बड़ा हब बन गया विज्ञान के लिए। और वो कहते हैं कि अब नहीं, मेरा साइंस असली है और आपका जो है अंधविश्वास है। तो मेरा उनका साइंस अच्छा है, उससे मेरी कोई आपत्ति भी नहीं है। मेरा विवाद हमेशा इस बात का है कि आप हमारी चीज चुरा के ले गए और हमको अंधविश्वासी बता रहे हो। छोड़ दो, अगर इतनी ताकत है तो 1 2 3 छोड़ दीजिए। आप जो अंक हमारे हैं, जो हमारी गिनतियां हैं, जो हमारे कैलकुलेशन है, जो हमारे ग्रहों के नाम है, सारा हमारा यूज कर रहे हो और हम ही को उल्टा बता रहे हो कि अंधविश्वास है। खैर ये छोड़ दीजिए आप। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिससे कि आप लोगों की आस्था जो है ज्योतिष विज्ञान में बनी रहे। किसी के बहकावे में आप मत आइए कि नहीं अरे वो तो जो है अंधविश्वास होता है, कुछ नहीं है ये वो। और ये जो इसको अंधविश्वास बनाने में काफी सारे हम लोगों के यहाँ तथाकथित लोग भी जो हैं वो काफी जिम्मेदार हैं। जो आपका देखेंगे, बुलाएंगे और कहेंगे भाई ठीक है, अच्छा ये भाई ये कर लो। तो वो लोग अपने लाभ के लिए इसका बड़ा दुरुपयोग कर डाले, उसकी वजह से भी लोग अंधविश्वास इसको मानने लगे। चलिए, तो ज्योतिष पूरा विज्ञान है। और हम लोगों का जो भारतीय ज्योतिष है मित्रों वो पूरी तौर पे बेस जो है भारत का जो ज्योतिष है, सनातन ज्योतिष है, उसका जो बेस है वो क्या है, हम लोग की कैलकुलेशन का वो चंद्रमा है। ये आप सब लोग जानते होंगे। हम लोगों के यहाँ जो होता है चंद्रमास होता है सनातन पद्धति में। हम लोगों के यहाँ होता है चंद्रमा के हिसाब से हम लोगों के यहाँ महीने चलते हैं। ठीक है, तो और जो महीने होते हैं हम लोगों के यहाँ चंद्रमा के हिसाब से एक महीने में 27.3 डेज माने जाते हैं। मतलब लगभग 27.5 दिन का एक महीना जो होता है वो हम लोगों के यहाँ होता है। तो अब चंद्रमा हम लोग मानते हैं कि चंद्रमा जो है वो परिक्रमा कर रहा है। ठीक, तो जब चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है मित्रों, तो यहाँ पे परिक्रमा का मतलब होता है कि वो घूम रहा है बराबर। ठीक, जैसे कि मान लीजिए परिक्रमा का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए हम अगर कहते हैं कि हम भारत की परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा का मतलब कि हम मान लीजिए कि हमने स्टार्ट किया 1 मिनट के लिए तमिलनाडु से, जो सबसे नीचे है। ठीक, और समुद्र से, फिर उसके बाद घूमते हुए इधर चले गए भारत के क्या कहते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में गए, फिर वहाँ ऊपर गए जम्मू कश्मीर में होते हुए, इधर गुजरात और राजस्थान घूमते हुए, वापस मुंबई होते हुए, फिर हम अगर आ जाएंगे कहाँ पे, वापस तमिलनाडु समुद्र के किनारे, तो ये हो गया कि हाँ भाई ये हमारी एक परिक्रमा हमने भारत की कर ली। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे, बस सुनते रहिए आप। तो ये जो परिक्रमा हमारी हुई, इसमें आपने देखा, हमने आपको कई सारे स्टेशन के नाम बताए कि हम यहाँ से चलेंगे तमिलनाडु से तो फिर इधर नॉर्थ ईस्ट होते हुए, बिहार होते हुए, हमने कई सारे नाम लिए आपके सामने। जम्मू कश्मीर होते हुए, गुजरात होते हुए हमने नाम लिया। अभी आपके सामने राजस्थान, गुजरात होते हुए, मुंबई होते हुए,
महाराष्ट्र, फिर हम उसके बाद वापस जो है आ जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह मित्रों, जब चंद्रमा परिक्रमा करता है तो वो भी तारों के विभिन्न समूहों से गुजरता है। तो अब जो वो तारों के अलग अलग जो समूह होते हैं, कितने समूह में से गुजरता है, वो टोटल 27 जो होते हैं तारों के समूह होते हैं, उनमें से चंद्रमा गुजरता है। तो जो 27 तारों के समूह होते हैं उनको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। इसीलिए हम आपको इतनी चीज बता रहे थे। तो जो चंद्रमा का परिक्रमा है, उसकी परिक्रमा के रास्ते में 27 तारों के समूह पड़ते हैं, और उन 27 समूह जो होते हैं तारों के, उनका नाम रखा गया है अलग अलग, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और ये जो 27 स्टेशन है चंद्रमा के, जिससे गुजरता है, वो रुकता नहीं है लेकिन गुजरता है, तो ये सारे जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। बात आप समझिएगा। अब यहाँ पे जो ये आपको पता चल गया कि चंद्रमा जब मूवमेंट करता है तो कहाँ से गुजरता है, नक्षत्रों के बीच में से गुजरता है। और ये कितने होते हैं, 27 होते हैं। 27 ग्रुप होते हैं, और 27 ग्रुप का ही अलग अलग नाम हम लोगों ने रखा है नक्षत्र। और ये सारे नक्षत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, नाम उनका लिखा हुआ। अब अगला स्टेप आता है, क्योंकि ज्योतिष हम लोगों का, फिर आप समझ लीजिए, जैसे भी हमने बताया ना कि शुरुआत जो होती है वो चंद्रमा से ही होती है, क्योंकि चंद्रमा से ही हम लोगों का दिन वगैरह भी कैलकुलेट होता है। ठीक, सारी चीजें चंद्रमा से कैलकुलेट होती हैं। तो वहां पे अब ये पता चल गया कि मान लीजिए कि जब हम पैदा हुए थे तो चंद्रमा जो परिक्रमा कर रहा था, चंद्रमा जो घूम रहा था, वो किस स्टेशन पे था, किस स्टेशन पे था का मतलब कौन से नक्षत्र में था। तो उससे ये पता चल जाता है कि मेरी जब जन्म हुआ, मेरा जो बर्थ है, उस बर्थ के समय चंद्रमा की पोजीशन क्या थी। इसी से धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलती है। तो नक्षत्र जो होता है वो ये बताता है कि मेरे जन्म के समय, आपके जन्म के समय चंद्रमा कहाँ पे था अंतरिक्ष में। ठीक, तो अब पता लग गया, मान लीजिए कि चंद्रमा, जब मेरी बर्थ हुई, मेरा जन्म हुआ, तो अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा था। ठीक, 27 नक्षत्र का पहला जैसे नक्षत्र है वो अश्विनी। मान लीजिए कि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में था। तो अब हम लोगों को एक चीज मिल गई कैलकुलेशन करने के लिए कि जब हम पैदा हुए तो उस समय अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा जो था, उस समय अश्विनी नक्षत्र में था, ये स्थिति थी। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों की जो ज्योतिष है, सनातन ज्योतिष है, वो बहुत एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देती है, और चीज़ों को एक्यूरेट जो कह सकते हैं रिजल्ट के लिए जानी जाती है सनातन ज्योतिष जो है। तो अब उसमें दूसरा, अब अगला स्टेप ये आता है कि ठीक है, वो 27 समूह में तो था, अरे सॉरी, 27 जो नक्षत्र है उसमें किसी एक नक्षत्र में तो था, लेकिन मान लीजिए हम अपनी बात कर रहे हैं कि अगर हम भ्रमण कर रहे थे और 1 मिनट के लिए जब आप हमसे मिले, या जब आपने हमको फोन किया, उस समय हम जम्मू कश्मीर में थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी काफी बड़ी जगह है, तो हम जम्मू कश्मीर में कहाँ थे जब आप हमको फोन किए। मतलब कि जब हम पैदा हुए तो उस समय, आप जब किसी का बर्थ होता है तो उस समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में तो था, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में भी कहाँ पे था, तो उससे एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो उसके लिए जो नक्षत्र होते हैं उनको फिर से डिवाइड कर दिया गया। बात आप समझिए, तो उनको फिर से डिवाइड कर दिया गया कि भाई ये हर आदमी का कि चरणों में डिवाइड किया गया कि इस चरण में चंद्रमा जो था अश्विनी नक्षत्र के इस चरण में था जब आप पैदा हुए। अब आप देखिएगा एक्यूरेसी सनातन ज्योतिष की। तो आपको 2 चीजें मिल गई कि अब जब हम लोग पैदा हुए उस समय
चंद्रमा कहाँ था, किस नक्षत्र में था और किस चरण में था। अब मित्रों यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, नक्षत्रों की हम लोग बात कर रहे हैं तो बता देना जरूरी है। हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोगों को नॉलेज के लिए बता देना जरूरी है। आप भी अपने अनुभव से देखिएगा बाद में कि जो ये नक्षत्र होते हैं तो इनको फिर जो है 3 तरह से बंटवारा किया गया है, ठीक है, वो समझ लेना आपको जरूरी है। तो उसमें क्या है, 3 तरह के ग्रुप बना दिए गए हैं। तो उसमें एक है शुभ, एक अशुभ और एक मध्यम नक्षत्र। तो जो शुभ वाले हैं नक्षत्र, वो ये है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुभ नक्षत्र। तो शुभ नक्षत्र जो होते हैं उसमें कहा जाता है कि आपका काम जो है वो सिद्ध हो जाएगा। ये एक मान्यता हम आपको बताएं, हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये बात। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शुभ नक्षत्र होता है उसमें सभी काम सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये नक्षत्र जो होता है जन्म कुंडली से ज़्यादा उस समय के लिए काम करता है जब हम लोग मुहूर्त की बात करते हैं। खैर वो बात की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 जो हो गए, एक हो गया शुभ हो गया, एक हो गया अशुभ हो गया, एक हो गया मध्यम। 3 तरह के जो फिर नक्षत्रों का बंटवारा कर दिया जाता है 27 नक्षत्रों को। तो शुभ जो वाले जो हैं उनको कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे शुभ नक्षत्र में वो सिद्ध होंगे, सफल होंगे। और जो अशुभ वाले नक्षत्र होते हैं उनको कहा जाता है कि वहाँ पे काम वाम जो भी हम लोग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, या लोगों का ये मानना है कि वो अशुभ नक्षत्र जो होते हैं वो अच्छा फल नहीं देते हैं। इसी तरह जो मध्यम नक्षत्र होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि मध्यम नक्षत्र में आमतौर का जो फल मिलता है वो सामान्य फल मिलता है, बहुत ना अच्छा फल मिलता है और न बहुत खराब फल मिलता है। सामान्यतः जो कामकाज है उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों आपको देखे जा रहे हैं नक्षत्र, जो कि मध्यम नक्षत्र, शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र। तो इस तरह से फिर नक्षत्रों का हम लोग जो होता है वो बंटवारा कर देते हैं। अब मित्रों आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी कि हम लोग के कुंडली में और आप सब लोगों के भी, कि अब नक्षत्र तो हम लोगों को मिल गए, तो अब इसी के साथ साथ अब क्या होता है कि 12 जो होती हैं वो राशियां भी होती हैं, ठीक। तो अब ये जो 12 राशियां होती हैं उन 12 राशियों को फिर बंटवारा किया जाता है। ये जो 27 नक्षत्र हैं उनमें बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। 27 जो नक्षत्र हैं उनको 12 राशियों में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक। तो हर जो राशि होती है उसमें कुछ कुछ जो होते हैं वो नक्षत्र आ जाते हैं। अब जैसे देखिए मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी और कृतिका है, ठीक है। और वृष जब राशि है उसमें भी आप देखेंगे कृतिका का कुछ पोर्शन है, रोहिणी है और मृगशिरा है। तो ये 3 नक्षत्र आ गए। तो इसी तरीके से जो 27 नक्षत्र है उनको 12 राशियों में स्थापित कर दिया जाता है। अब हम लोगों को क्या हुआ, 12 राशियां मिल गई और 12 राशियों के अंदर है क्या, 27 नक्षत्र। अब एक राशि में जैसे अभी हमने आपको यहाँ मेष राशि का बताया तो अश्विनी, भरणी और कृतिका का कुछ पोर्शन, इसी तरह से वृष में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा का कुछ पोर्शन, ठीक। कारण यह है कि 12 है वो 27 है, इसी हिसाब से वो डिवीजन कर दिया गया। अब हम लोगों को 2 चीजें मिल गई। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे, आप में से काफी लोग, 2 कौन सी चीजें, एक हम लोगों को मिल गई राशि और एक हम लोगों को मिल गया नक्षत्र, ठीक। तो अब अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ है, बात आप समझिएगा यहाँ पे, अगर अश्विनी नक्षत्र में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो किस राशि का होगा, मेष राशि का, ठीक। इसी तरह से भरणी में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है भरणी नक्षत्र में तो कहाँ हो गया, वो मेष राशि का व्यक्ति। तो ये जो हम लोगों के नक्षत्र हैं वो बता देते हैं कि आप अमुक राशि के हैं।